हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हंसा माथुर आशा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है जेनेटिक्स, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट in the field of genetics. Field of genetics. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ वर्ड genetics. It is derived from it is derived from Greek language which means to become or to grow. जो वर्ड जेनेटिक्स है ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है जिसका मतलब है टू बिकम और टू ग्रो। टर्म जेनेटिक्स was coined by scientist named बैटसन। जो शब्द जेनेटिक्स है उसका नामांकन बैटसन द्वारा दिया गया। एंड ऑल्सो हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस words was also coined by scientists. Moving on to the definition of genetics. Genetics basically दो शब्द के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। Genetics is basically a combination of two important words, that is heredity and variations. Heredity का मतलब होता है transfer of characters from one generation to next जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। जबकि वेरिएशन या विभिन्नताएं मीन्स डिफरेंसेस दैट आर प्रेजेंट in the individuals of same species। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर जो जो विभिन्नताएं मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं वेरिएशंस। ये जो वेरिएशंस हैं ये जनरली दो प्रकार की होती हैं। दीज वेरिएशंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन इज एनवायरमेंटल वेरिएशंस and the other one is hereditary variations.
hereditary variations. एनवायरमेंटल वेरिएशंस वो वेरिएशन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ वातावरणीय फैक्टर्स से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं. दीज वेरिएशंस आर merely cause of environmental factors. ये वेरिएशंस टेम्परेरी नेचर की होती हैं. मतलब अगर एक जनरेशन में ये वेरिएशंस आ भी गई तो दिस विल स्टिक फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड लास्ट, these are of non heritable in nature. ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है. सो दिस इज अबाउट एनवायरमेंटल वेरिएशन. नाउ हेरिडिटरी वेरिएशंस का मतलब होता है वेरिएशंस अकर्स एट जेनेटिक या जीन लेवल पर. जब वेरिएशंस किसी ना किसी जीन की सीक्वेंस में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आती हैं, देन दोज वेरिएशंस आर नॉन एज हेरिडिटरी वेरिएशन. दीज वेरिएशंस आर ऑफ परमानेंट नेचर. ये जो वेरिएशंस होती हैं ये परमानेंट नेचर की होती हैं. एंड दीज वेरिएशंस आर ऑलवेज हेरिटेबल इन नेचर. हेरिटेबल इन नेचर विच मीन्स अगर एक जनरेशन में ये वेरिएशन प्रेजेंट हो गई देन इट विल डेफिनेटली ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. नाउ विल हैव द रीजंस या कॉज ऑफ दीज वेरिएशन. ये विभिन्नताएं आती क्यों हैं? कॉज ऑफ वेरिएशन. सो देर आर दी two most important reasons for this variation. One is sexual reproduction. One is sexual reproduction and the other one is mutation. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. लेट अस हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट म्यूटेशन. म्यूटेशन का मतलब होता है सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज in the phenotype of an organism. एक ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के अंदर, यानी कि दीज चेंजेस आर विजिबल. कैसा होगा? सडन होगा, परमानेंट होगा एंड हेरिटेबल. Mutations once occur are always heritable. That means they transfer from one generation to next generation. Term mutation was coined by scientist named Hugo de Vries while working on Oinothora lamarckiana. जब ह्यूगो डी वरीज ओइनोथोरा लमार्कियाना, जो कि इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, उसके ऊपर काम कर रहे थे, देन ही नोटिस दैट देयर हैड हैपेंड अ सडन चेंज और उन्होंने उसका नाम क्या दिया? म्यूटेशन दिया इन द ईयर 1901. सो दिस इज अबाउट द रीजंस ऑफ वेरिएशंस. इन्हीं वेरिएशन को जेनेटिक लेवल पे समझाने के लिए जोहानसन ने दो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स को कॉइंड किया. दैट इज, one is genotype and the other one is phenotype. Genotype means
genetic makeup of an organism. Genetic makeup of an organism. एक organisms के अंदर कितनी जीन्स प्रेजेंट है और उन जीन्स का क्या क्या फंक्शन है, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स या दैट ऑल कम्स अंडर जीनोटाइप. वेयर एज फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल appearance of an organism. एक ऑर्गेनिज्म बाहर से दिखने में कैसा है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप. और फिनोटाइप इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट. जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट. इसी से एक रिलेटेड टर्म आजकल क्वेश्चन में पूछी जाती है, दैट इज फिनोकॉपी. Phenocopy is more or less like photocopy. When two similar phenotypes produced from two different genotype and environment, then one is called phenocopy of another. फिनोकॉपी का मतलब होता है जब दो सिमिलर दिखने वाले फिनोटाइप्स दो डिफरेंट जीनोटाइप्स और दो डिफरेंट एनवायरनमेंट से बनते हैं, देन एक को दूसरे का फिनोकॉपी कहा जाता है. और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. Moving on to the series, we will now discuss about gene. Gene may be defined as functional unit of heredity or क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का वो पार्ट जो फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीन. जीन जो है, जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम्स. जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पर लीनियर मैनर में अरेंज्ड होते हैं. और इन्हीं जीन्स को मेंडल ने फैक्टर नाम देके संबोधित किया था. मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर इंस्टेड of gene. So this is brief about gene. Moving on to genetic material. So basically we all know that genetic material is something which carries genetic information from one generation to next generation. जेनेटिक मटेरियल उसको कहा जाता है जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो उस पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. One is DNA and the other one is
RNA. DNA is deoxyribonucleic acid. And the other one is ribose nucleic acid. Now, DNA is the genetic material. It was proved by scientists Avery, MacLeod एंड मैकार्थी. इन तीनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, not protein, while working on E. coli. Again, experimental material of each and every scientist is important because वो अपना research उस particular experimental material पे करते करते देते थे. तो while working on E. coli in the year 1944. When it was discovered that DNA is the genetic material, then there occurs need to synthesize DNA. So DNA को lab में या in vitro synthesis of DNA was done by Korenberg. Many a times ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है. An in vitro synthesis of RNA was done by S. Okwa. RNA was done by S. Okwa. So this is about who discovered that DNA is genetic material and how these materials can be synthesized in lab और किन scientists ने इनका preparation lab में किया था. Moving on to the contribution of next scientist, which was Beadle and Totem. इन्होंने एक थियरी दी. इस थियरी का नाम था या हाइपोथेसिस थी. इस हाइपोथेसिस का नाम था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है सिंथेसिस ऑफ वन एंजाइम. मीन्स एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है एक एंजाइम को बनाने में. एंड अगेन देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज न्यूरोस्पोरा crassa, which is a fungus. So one gene, one enzyme hypothesis was given by Beadle and Totem on Neurospora crassa in the year 1943. Moving on to the contribution of next scientist, Watson and Crick in the year 1953 gave double helical model of DNA. वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था और उन्होंने बताया था कि दो डीएनए की चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस तरह जुड़ी हुई रहती हैं. These two chains are intertwined to each other
by hydrogen bond which is present between purine and pyrimidine, which is present between purine and pyrimidine. तो ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, ये आपस में प्यूरिन और पिरिमिडीन की सहायता से जुड़ी हुई रहती है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड. And for this classical discovery, Wilkins, Watson and Crick को 1962 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया. So for this scientific discovery, with Watson, Crick and along with Wilkins got Nobel Prize. Moving on to the next series of the scientists, Hole, Khurana and Nirenberg Hole, Khurana and Nirenberg got Nobel Prize for deciphering genetic code. जेनेटिक कोड वो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं जो 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं, और इन्हीं 3 कोडोन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम के सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को डीकोड किया था होले, खुराना एंड निरनबर्ग के अंदर ने. Now, moving on to the series of scientists, there was a scientist named Jacob and Monod. इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, दैट इज अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन. यहाँ तक ये पता लग चुका था कि जीन रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, लेकिन हाउ दीज जीन्स वर्क्स, इनका रेगुलेशन किस तरह से होता है, ये जेकब और मोनार्ड ने अपनी थियोरी जेकब एंड मोनार्ड ने अपनी थियोरी ओपेरोन कॉन्सेप्ट द्वारा समझाया था. So through these concepts we got to know that how genes are being regulated. Now moving on, there was a scientist named Benzer जिन्होंने ये बताया था कि genes are even further divisible into 3 different units. So basically Benzer coined the following terms. One is recon, second one is cistron, and third one is muton. मेंजर ने ये बताया कि एक जीन के अंदर 3 डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. रेकॉन, जिसको यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोला गया,
यानी कि जीन का वह पार्ट जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। सिस्ट्रॉन फंक्शनल यूनिट बोला गया, यानी कि जीन का वो पार्ट जो कि फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जीन का वो पार्ट जहाँ पे म्यूटेशन होता है उसको बोला गया म्यूटॉन, म्यूटेशनल यूनिट। अब इन तीनों में से भी सबसे लार्जेस्ट साइज में होती है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज लार्जेस्ट इन size, whereas muton is smallest in size. So Benzer is basically a scientist which gave us an idea that a gene is further divisible into three small units. One is recon, cistron and muton, और इन तीन different parts में क्या क्या functions होते हैं। Moving on to a word named genome. Genome is basically known as haploid set of क्रोमोसोम्स। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स स्पेशली क्रोमोसोम्स जो होते हैं हाफ इज फ्रॉम मदर एंड हाफ इज फ्रॉम फादर का कंट्रीब्यूशन होता है। सो इस पूरे जीनोम में से हाफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। सो व्हाइल वर्किंग ऑन जीन देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम बारबरा मैक्लिंटॉक, जिनको लेडी मेंडल भी बोला जाता है। While she was working on maize, while she was working on maize, she recognized that some of the genes are responsible for movement. उन्होंने देखा कि कुछ जीन्स एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूवमेंट कर पा रहे हैं, या फिर एक जीनोम से दूसरे जीनोम में भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो some genes are able to move from one genome or one chromosome to next क्रोमोसोम। और बारबरा मैक्लिंटॉक ने इसका नाम या इन जीन्स का नाम रखा जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स, जिसको ट्रांसपोजन्स भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोजोन्स। एंड व्हेन शी वाज वर्किंग ऑन, इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था दैट इज मेज। So Barbara McClintock was a scientist who told us that genes are even capable enough for the movement. मेंडल तक सिर्फ ये माना जाता था कि जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पे स्टिक रहते हैं, वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज अलील और एलीलोमॉर्फ। बेसिकली allele is alternative form of a gene। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कैरेक्टर फॉर हाइट।
कैरेक्टर लाइक हाइट। अब हाइट के दो ऑल्टरनेट हो सकते हैं, दैट इज वन इज टॉलनेस एंड द अदर वन इज ड्वार्फ। सो हाइट को हम दो डिफरेंट परस्पेक्टिव से देख सकते हैं, वन इज टॉलनेस एंड द अदर वन इज ड्वार्फनेस। सो दीज टू आर द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ व्हाट, हाइट, एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय this letter or this letter and this one by this letter. So gene is basically, allele is basically alternative form of a gene, and with example we have understood that tallness और dwarfness एक ही कैरेक्टर के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म हैं। when these alleles are identical, when these alleles are identical, identical like फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉलनेस का एग्जाम्पल लें तो इसमें कैपिटल टी इज आइडेंटिकल, या फिर ड्वार्फनेस का एग्जाम्पल लें तो दिस इज स्मॉल टी, देन दैट इज नॉन एज होमोजाइगस, होमोजाइगस। व्हेन दीज alleles are identical, identical means pure, this is capital T or small t, then that condition is known as homozygous. And when these alleles are not identical to each other, like capital T or small t, then this condition is known as heterozygous. So we have seen that alleles क्या होते हैं, और alleles में भी आइडेंटिकल allele है उनको क्या बोला जाता है, और नॉन आइडेंटिकल allele है उसको क्या बोला जाता है। There comes a term called gynandromorph. Moving on to a different terminology of genetics which is gynandromorph. अगर हम इसको वर्ड्स में तोड़ें, gyn means female, andro means male, and morph means form. When in an organism some part of the body behaves like male, while some part of the body behaves like female, then that condition is known as gynandromorph. और इसका एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला. So these are the small terminologies which is being asked in many competitive exams. Moving on to the next term which is chromosomes. Chromosomes may be defined as darkly stained rod shaped body which is visible under mitotic metaphase. So क्रोमोसोम को हम किस तरह से देखते हैं, डार्कली स्टेन्ड, व्हेन वी अप्लाई डाई देन क्रोमोसोम्स किस तरह से डार्कली स्टेन, डार्क कलर का स्टेन लेते हैं, रॉड शेप्ड बॉडी होती है, और जो सिर्फ और सिर्फ कब विजिबल होती है, माइटोटिक मेटाफेज के टाइम पे. डिस्कवरी जो है क्रोमोसोम की, इट वाज डिस्कवर्ड बाय
Strasburger, and term chromosome was coined by Voltaire. Was coined by Voltaire. हमने देखा क्रोमोसोम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और क्रोमोसोम के डिस्कवरी का क्रेडिट किन दो साइंटिस्ट को जाता है। क्रोमोसोम्स बेसिकली प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंट कैसे होते हैं, लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली सिंगल circular chromosome is present, which is also known as genophore. प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है दैट इज सर्कुलर इन शेप एंड जिसको जीनोफोर भी कहते हैं, मतलब दैट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, वेयर एज यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है दैट इज ऑफ रोड शेप का होता है एंड ऑलवेज विथ हिस्टोन प्रोटीन. So this is how chromosome is present in eukaryotes and prokaryotes. अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में भी जो क्रोमोसोम्स है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स. यूकैरियोट्स में भी क्रोमोसोम्स को हम फर्दर देखते हैं ऑलोसोम्स में और ऑटोसोम्स में. ऑटोसोम्स आर बेसिकली नोन एज सोमैटिक क्रोमोसोम्स, वेयर एज एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है. एलोसोम्स में भी ऑल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स. एग्जाम्पल XX और XY. यहाँ पे हम देखते हैं दैट Y क्रोमोसोम्स के ऊपर होलेंड्रिक जीन प्रेजेंट होती है. जीन is present which is responsible for मेलनेस. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है that why gene is considered as a gene which is present in male. तो Y जीन के ऊपर कौन सी जीन प्रेजेंट होती है? होलेंड्रिक जीन प्रेजेंट होती है which is responsible for maleness in Y chromosome. Moving on to an important concept that is linkage. मेंडल के पहले तक, इनफैक्ट मेंडल तक यही पता था कि जीन जो है 1 by 1 नेक्स्ट जनरेशन में इनहर्ट करते हैं. लेकिन देयर कम्स अ साइंटिस्ट नेम्ड मॉर्गन. उन्होंने बताया दैट इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स जीन इन ग्रुप्स is known as linkage.
लिंकेज को सबसे पहले प्लांट्स में देखा था बैटसन एंड पुनेट ने. फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स बाय बैटसन एंड पुनेट. वाइल एनिमल के अंदर सबसे पहले लिंकेज को मॉर्गन ने देखा था. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज स्वीट पी. मटेरियल इज स्वीट पी, whereas मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज ड्रोसोफिला. Now there comes a scientist named Thomas Fairchild. थॉमस फेयरचाइल्ड ने सबसे पहले 1717 में फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड दिया था by the cross between Sweet William and Carnation. स्वीट विलियम एंड कार्नेशन का क्रॉस करवा के एंड इसका नाम दिया गया फेयरचाइल्ड्स म्यूल. सो वी हैव सीन इन टुडेज टॉपिक दैट बेसिक क्या है जेनेटिक्स के और किन किन पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनते हैं. सेकेंडली साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है. सो वी हैव टू नो दैट साइंटिस्ट ने किन किन टॉपिक्स पे किन किन वर्ड्स पे काम किया एंड देन उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या रहा. सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक वेयर वी हैव गॉन थ्रू basics of genetics and contribution of different scientists in the field of genetics. Thank you.